ओके फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? आज काफ़ी दिनों से गायब थे। मैंने सुना उम्रे पे गए हुए थे आप। हाँ यार, बस अल्लाह ताला ने बुला लिया। पहले भी गया था मैं 13 हम्म। में, और बचपन में वालिद साहब के साथ किया था। अच्छा। फिर 2013 में गया था फैमिली के साथ, फिर 15 में अल्हम्दुलिल्लाह गया था। उसके बाद से अब बुलावा आया। तो उम्रे पे अभी आप गए थे, तो अभी और उसमें फ़र्क क्या है? दूसरा, ये आप गंजे नहीं हुए? यार गंजा ये होना, सवाल पड़ता है कि उम्रे से वापस आए गंजे नहीं हुए। गंजा होना बनता है, बिल्कुल बनता है। मगर यार वो वहाँ पे इसके पास एक तो टाइम नहीं था, नाई के पास कि वो पूरा गंजा करता है, रश बड़ा लगा हुआ था। तुम्हें पता है अभी हालात तुम देखो तो शदीद रश है। दूसरा खुद भी थोड़ी सी कराहियत होती है, तो उसमें बस, लेकिन जब है तो पार्ट नहीं है, नहीं, ये तो हो सवाल मैंने जाता है। इसलिए भी पूछा आपसे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई उम्रा करने के लिए गंजा होना ज़रूरी है, यार इसलिए ये लोग नहीं सवाल करते उम्रा, मेरे इसलिए करते भी मेरे नहीं है लोग मेरे उम्रा। से पूछना मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि मैं तो खुद जिन किताबों को फॉलो करता हूँ उसमें गंजा होना एक अफजल अमल ज़रूर है, मगर फ़र्ज नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वहाँ वो वहीं रहते हैं और हर वीक पे उम्रा कर सकते हैं, हर महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन उनका यही होता है आर्गुमेंट कि यार गंजा होना पड़ेगा, अजीब लगेंगे। यार देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट पता है सेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ है। वो अफजल तो यही है कि आप बाल पूरे उतरवा के आएं, सर हम्म। के बाल आपके हटा दिए जाएं, उतरवा दें आप, तो अफजल है, सबसे अफजल अमल यही है। लेकिन उसमें फिर गुंजाइश दी गई है, तो हमने उस गुंजाइश का फ़ायदा उठाया। अब बात तो हम्म। यही है कि आप उस गुंजाइश में रहना चाहते हैं, नहीं रहना। जो मैंने वहाँ नोटिस किया है, यानी मैं खुद भी गया तो एक ही कर पाया, रश की वजह से। अब ज़ाहिर उम्र भी हो रही है, थकावट भी हो जाती है। सही है। तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको जाना पड़ता है एहराम के लिए मीकात की तरफ वापस। सही है। आयशा मस्जिद आप जाएंगे, तकरीबन मेरा ख्याल है 50-60 किलोमीटर दूर है वो। तो वहाँ आप जाते हैं, फिर दोबारा एहराम बांध के नियत करके आते हैं, तो फिर वो जो एहराम का जो एक तकद्दुस है ना, उसकी वो जो पाबंदियाँ आप पे आयद हो जाती हैं, उसकी हम्म। वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और फिर वो तौफीक की बात होती है यार, मेरा तो तो मानना ये है। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ही स्पिरिचुअल, एज ऑलवेज। हमेशा की तरह से बहुत ही मज़ा आता है, रूह परवर होता है, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। वहाँ जाके सब चीज़ें आपको याद आती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो वो फिर ज़ाहिर है आपका एक रिलीजियस अटैचमेंट उसके साथ है। और फिर वहाँ की अपनी कुछ ऐसी क्या वाइब कहते हैं, वाइब के साथ। वाइब्स हैं, जिनको आप जानने के बाद आप डिफरेंट तरीके से फील करते हैं। आप मक्का पहली दफ़ा देखते हैं, खाने काबा देखते हैं, आपकी हालत ही गैर हो जाती है। हम्म। तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उसको आप नहीं कर सकते। इस दफ़ा बस फ़र्क ये था कि इतने रश में मैंने कभी नहीं किया था। अच्छा, इस दफ़ा रश था इस ज़्यादा? दफ़ा बहुत रश था, और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम्म। हज करीब आ रहा है, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी इन्होंने निकालना है। तो यूँ समझ लीजिए कि बस किस्मत थी कि नीचे मिल गया, वरना जितना रश था रास्ते सारे बंद थे। अब हम थके मांदे ट्रेन से सफ़र करके पहले मदीना गए थे, मदीना से फिर हम मक्का आए। अच्छा, ट्रेन में गए थे हम लोग। हाँ, तो हमेशा गाड़ी में ही करता था, इस दफ़ा ट्रेन का था, तो हमने बोला एक्सपीरियंस करें, आसान तो नहीं होता बार बार आना। तो फिर हमने ट्रेन का एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। और जब मैं पहुंचा हूँ तो तकरीबन रात के 8:30 हो रहे थे, इशा हो चुकी थी। अब शदीद रश का आलम है, इशा के बाद तुम्हें पता है वैसे ही बहुत रश बढ़ता है, ठंडा मौसम हो जाता है। हम्म। तो अब रास्ते बंद, वो जाने ना दे मताफ में। अब हम कैसे जाए भाई? तो खैर खड़े हुए, वेट किया। मिसेज मेरी साथ थी, उन्होंने फिर दुआ वगैरह मांगी, तो अल्लाह ताला ने कबूल किया। पीछे हमने देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था मताफ में जाने का, हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े थे। वहाँ से फिर जब निकले तो फिर वो बस एक दफ़ा आप चले जाते हैं ना, तो फिर सिलसिला चलता रहता है। हम्म। बस ये इतने रश में ना, आप वो जिस तरह के अरकान है वो सही तरीके से पूरे नहीं कर अच्छा, पाते। यानी कि पहले मदीना गए थे? पहले हम मदीना गए थे। मदीने में आसानी ये रहती है ना कि पहले आप जाके ज़रा माहौल बना लेते हैं। डायरेक्ट फिर यहीं से आराम बांधना पड़ता है दुबई में, या तो एयरपोर्ट पे बांधें आप अगर दुबई से जा रहे हैं, वरना फिर घर से ही आराम बांध के जाने। आराम की अपनी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा है, उसका अपना एक तकद्दुस है, उसको आपने मलूज़ खातिर रखना होता है। तो इसलिए हमने पहले ये किया कि हम पहले मदीना गए। मदीना में जाके थोड़ा माहौल बनाया। ज़ाहिर है मेरी बेटी पहली दफ़ा जा रही थी, होश संभालने के बाद, पहले 15 में जा चुकी है मेरे साथ। तो उसको ज़रा इतने रश में और इस तरह की मसाजिद में जाने का वो एक एक्सपीरियंस देना था, तो बड़ा अच्छा रहा। 2 दिन हम मदीना रहे, फिर हम ट्रेन से मक्का आए। तो मक्का में फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा किया। सही है। तो फिर मदीना में कहाँ रुके थे? मदीना में हमारा जो होटल था भाई, किस्मत की बात यह है कि जब मैंने पहले अपने ट्रैवल एजेंट से बात की ना, तो उसने तो बोल दिया कि फैसल भाई अभी तो भूल जाओ, रश बहुत है, अच्छा। नहीं मिलेगा। और बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने 11th आवर पे उसको कहा था, फिर भी उसने निकाल नुकूल के बेचारे ने, वकास भाई हमारे, वकास भाई बहुत शुक्रिया आपका, क्विक ट्रैवल्स वाले, तो उन्होंने कर करा के हमें मैनेज करवाया। तो हमें अड़तल होटल मिला। ये वैसे तो 4 स्टार होटल है, मगर बहुत रीजनेबल है, क्योंकि यार वहाँ पे होटलों का इतना वो होता नहीं है। आपने रात में जाके आराम करना है, सारा दिन आपने मस्जिद में ही रहना होता है, बाहर घूमना होता है। तो बस वो होटल बहुत रीजनेबल था। 4 स्टार होटल कहलाता है। थोड़ा सा ही दूर है, यानी अराउंड 200 कदम होगा मस्जिद से। आप बाहर निकलते हैं, जो खवातीन का गेट नंबर 25 है मदीना मुनव्वरा का, मस्जिद का, तो वहाँ से आप जब बाहर निकलते हैं तो गेट नंबर 25, फिर ज़रा सा आगे जाके 200 कदम पे वो होटल आ जाता है। सही है। बहुत अच्छा रीजनेबल होटल था। खाना वगैरह नहीं होता उस होटल में,
वहाँ पे तुम्हें पता है कि बिल्कुल भी वो नहीं करते कि बिलिंग वगैरह का मसले होते हैं, तो आपने नीचे से सारी कैफेटेरिया बुफिया बने हुए होते हैं, आप वहाँ से लें, तो बड़ा अच्छा रहा। तो वहाँ से फिर हम 2 दिन रुकने के बाद ट्रेन करके आराम बांधा हमने, और फिर ज़ोहर पढ़ने के बाद 25 तारीख को हम मक्के की तरफ निकल गए। सही। ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा है, तकरीबन 2.5 घंटे में पहुँचा देता है। ये ट्रेन तक पहुंचने में भी तो जाना होता होगा ना कहीं? नहीं, नहीं, ट्रेन तो फिर वो प्राइवेट गाड़ी होती है, टैक्सी होती है। अच्छा अच्छा। और मैं ये वो बताना कितना चाहूँगा दूर है? कि लोग बहुत थोड़ा परेशान होते हैं कि यार वहाँ जाके हम टैक्सी कैसे लेंगे। भाई कोई फ़िक्र की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, टैक्सीज़ बहुत हैं, और वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है कि कोई मोबाइल छीनेगा आपका, कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिक्योर सेफ़ है, तो आप बिल्कुल सुकून से जाइए। प्राइवेट टैक्सी करेंगे, अपना प्राइवेट बंदा करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, मगर आपको टैक्सीज़ भी बड़ी ईज़िली होटल्स के बाहर मिल जाती हैं। हाँ, अगर आपका होटल ऐसी जगह है कि थोड़ा मस्जिद से दूर है, जिस तरह किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको टैक्सी ढूँढने में दिक्कत हो सकती है कि मेन रोड तक आना पड़ेगा। हाँ नहीं, होटल का यही मैं बोल रहा था ना, करीब हो तो वही बस फायदा है। हाँ, करीब होने में फ़ायदा आपका ज़्यादातर ये होता है कि आप मस्जिद में सारी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ मस्जिद में जाके भी फिर बहुत चलना पड़ता है। और वो फिर ख़वातीन के जमात का गेट टाइम हो अलग जाता तो हैं, बंद कर देते आदमियों हैं। के गेट अलग हैं, फिर वो सफाई के लिए 25 चीज़ें अलग हो रही होती हैं, बंद हो रहा होता है, खुल रहा होता है, तो आपकी जो नॉर्मल एक वॉक होती है, एक उम्रे के दिन में आप यूँ समझिए 20 से 25 किलोमीटर कहीं नहीं गए। सही। और अगर आपके साथ कोई व्हीलचेयर वाली खातून है या हज़रात हैं या बूढ़े वालिदैन हैं आपके, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा होटल करीब का लें, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए तो मुश्किल है ही है, आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उनको बार-बार लेके जाना, लेके आना, फिर उनको फिर बाथरूम के और मसाइल अलग होते हैं, वहाँ ले जाना, उसमें रश अलग होता है। तो बेहतर ये है कि होटल करीब का लें। हाँ, अगर फिट है माशाल्लाह, जवान है और फैमिली साथ है, यंग हैं आप लोग, तो फिर तो आप कहीं भी होटल लें, फिर तो आप पूरा एन्जॉय करें मक्के मदीने को। थोड़ा दूर ज़ियारतों लें। पे भी गए थे फिर? बिल्कुल ज़ियारतों पे गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। प्राइवेट गाड़ी की थी ज़ियारतों के लिए, तो फिर हम उसमें ज़ियारतों पे गए अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने में सारी ज़ियारतें की हमने, मक्के में पूरी ज़ियारतें की। हम्म। तो फिर मक्के से, फिर जब मदीने से मक्के आए, फिर डायरेक्ट पहले तो उम्रा करना था। भाई जब देखो होता क्या है कि जब आपने एहराम बांधा हुआ है, तो हम्म। आपने नियत कर ली उम्रे की, तो अब आपको तो फ़ौरन उम्रा करना है। हाँ वो तो करना ही। अब मैं जब पहुंचा तो वोको होटल हमने लिया था, आजकल बहुत मशहूर हुआ है वोको होटल, उस पर भी हम बात करते हैं अभी आके। तो वोको होटल इसने मुझे दिया, तो वोको होटल जो है तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, इब्राहिम खलील रोड है, बहुत मशहूर रोड है। हाँ सही जो है। आपका क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर की वाली रोड से पीछे की सीधा तरफ, पीछे आके हाँ। पड़ती है। बहुत मशहूर रोड है, जो पहले जा चुके हैं उनके लिए, और जो नहीं गए हैं उनको थोड़ा मसला ये होता है कि वोको होटल बहुत दूर ना पड़े। तो पूरे 2000 कदम लगेंगे आपको, मैंने काउंट किए थे। होटल से निकल के आपको हरम में दरवाजे तक पहुंचने में बाबे अब्दुल अजीज़ तक 2000 कदम लगते हैं, जो कि कैलकुलेट अगर करें तो अराउंड 1.7 1.8 इब्राहिम किलोमीटर्स बनता खलील है। रोड से तो पीछे से आ जाएंगे तो वो। तब भी आपका एक 1.8 1.9 किलोमीटर्स बनेगा, तो इतनी वॉक आपकी हो जाएगी। मगर क्या है, दुकानें हैं, रौनक है, 24 घंटे सब खुला रहता है, सेफ्टी सिक्योरिटी मौसम है। भी सही था इस दफा तो। मौसम इस दफ़ा बहुत अच्छा था, हमें बारिश मिली, हम्म। तो बारिश ने तो माहौल ही अलग कर दिया, और 2 दिन लगातार बारिश मिली, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है मक्के की बारिश का। सही है। तो फिर और तो मैं ये मशवरा वॉक दूंगा कि करना जो था। जो वोको में रुकने जा रहा है, उसको ये चाहिए कि वो 100 150 रियाल एक्स्ट्रा लेके जाए, क्योंकि वापसी में आप जब बाहर निकलते हैं हरम से बाबे अब्दुल अजीज़ से, 20 रियाल लेता है टैक्सी वाला, आपको अंदर आपके टावर पर उतार के जाता है। उसके 9 टावर है, ओके। 3 टावर्स नीचे हैं, यानी आप यूँ समझ लीजिए एक फ्लोर नीचे है, पहाड़ी पे बना हुआ है पूरा, और उसके बाद 5-6 टावर्स जो हैं वो उसके ऊपर बने हुए हैं। तो आपको जबले ऐसे उमर जाके, पे तो नहीं है वो? जबले उमर पे तो नए बने, अच्छा। डिफरेंट बने, वो तो पूरा एक नया रास्ता निकाला। जब हम 2015 में गए थे तो जबले उमर तोड़ रहे थे, उस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। अब जब गए हैं तो वहाँ पे वो डबल ट्री बाय हिल्टन बना हुआ है, वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं इन दिनों में, जब रश एड्रेस रश है। का टाइम होता है, हाँ। वो शदीद महंगे होते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए वो लिया था। तो वो है पहाड़ी, ज़ाहिर तो पता है पूरा सऊदी अरब भी पूरा पहाड़ है, तो मक्के में ज़्यादा पहाड़ थे, तो जितने भी जबल थे उनको काट के अब ये बना रहे हैं, सारा वो डेवलप कर रहे हैं, जो इनका विजन 2030 है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस मुझे लगा, यानी जिस तरह से हम एक समझते थे कि जो एक असल सऊदी अरब है, अब वो असल सऊदी अरब जो है वो ज़रा डिफरेंट तरीके पे जाके मॉडर्नाइज कर रहा है अपने आप को। तो अब बिजनेस भी फिर चेंज हुए होंगे सारे उधर? बिजनेस बहुत चेंज हुए, अब आपको वहाँ खवातीन काउंटर से बैठी हुई नजर आएंगी। अच्छा। मैं खुद 10 साल सऊदीया में रहा हूँ, मेरे वाले साहब 40 साल सऊदीया में रहे, अभी 2 साल पहले 4 साल पहले रिटायर होके आए। तो हमने तो पूरे सऊदीया के साथ तो अलग ही अटैचमेंट है, तो वहाँ पहले बहुत सख्ती थी, अब थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्नाइज तो किया है। कार्स भी चला सकती है ना अब तो लेडीज? गाड़ियाँ चला रही हैं, लड़कियाँ वहाँ पे खवातीन गाड़ियाँ चला रही हैं, और प्रॉपर शॉप्स पे सेल्स गर्ल्स के तौर पे बैठी हैं, अच्छा। और हिजाब की पाबंदी नहीं है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा, यानी अगर कोई दुबई गया है या अबू धाबी गया है या मस्कत गया है, तो वो अब उससे रिलेट कर सकता है। दुबई मॉडर्निज्म में सबसे टॉप पे आ जाता है, मस्कत जो है वो सेकंड लेयर में आता है,
और ये जो सऊदी है वो थर्ड लेयर में है। तो यानी अब अब आया है। बीइंग अ टेक गाय, जैसे कि हम लोग दोनों टेक्नोलॉजी के हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग ने चीज़ें देखते हैं आसपास के, भाई टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो आपने भी देखा होगा वहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखो टेक्नोलॉजी में और ना, हम लोग कितना गैप चल रहा है हमारा, वैसे तो चल ही रहा है। मैं ये समझता हूँ अगर हम स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की बात करें पेमेंट्स में, तो टेक तो देखो असल में पेमेंट से पता चलता है, तो वो और पाकिस्तान ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। अच्छा। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनका टेक बहुत ज़्यादा मेच्योर है, हमारी एडेप्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। हाँ, एडॉप्टेबिलिटी के इशू वहाँ वहाँ नहीं पे होंगे। वहाँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, वो जो उनके पॉइंट ऑफ सेल्स लगे हुए टर्मिनल, उनके साथ उन्होंने सारे जितने भी हैं वो हाँ, एनएफसी जैसे कि कार्ड्स आ पहले गए हैं। मैं भी गया था अभी रिसेंटली, तो मैंने एप्पल पे यूज़ कर सकता था वहाँ। हाँ, वहाँ एप्पल पे आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी पॉस मशीन है, पॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ सेल जिसमें कि आपके आइटम स्कैन होके निकलते हैं, बिल बनता है। दूसरा पॉस उसको भी कहते हैं जो क्रेडिट कार्ड की मशीन रखी हुई होती है, सही। उसको भी ये पॉस ही कहते हैं, पॉस टर्मिनल। तो ज़्यादातर मदा एक कंपनी है वहाँ पे, उसके ज़्यादातर क्या कंपनी टर्मिनल का नाम है? मदा। मदा। जैसे हमारे पास कीनू है, यहाँ तो बैंक्स खुद एक्वायर करते हैं ना, वहाँ मुझे 90% जो है मदा के नज़र आए। ठीक है। या इत्तेफाक की बात है, शायद हरम के आसपास ही मैं रहा, मैं आगे पीछे इतना गया नहीं, तो वहाँ मोस्टली मुझे मदा के नज़र आए जो पॉस रखे हुए थे, कार्ड स्वाइपिंग मशीन जो होती हैं। और उन लोगों ने BNPL बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया है शॉप्स के ऊपर, रिटेल मार्केट्स में। टैबी और तमारा, अच्छा। ये दो जो हैं, ये हर दुकान पे, चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, हरम के आसपास जितनी मार्केट्स हैं आपको टैबी और तमारा नज़र आएगा। ये क्या है? ये BNPL है। अब ये मैं रिसर्च करूंगा इस पे कि इस्लामिक कितना है और कितना इनका कन्वेंशनल चल रहा है, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा। सऊदीया में भी अलाउ है कन्वेंशनल? जब देखो सऊदीया में बैंकिंग तो बैंकिंग है ना, अच्छा, वो अलाउ है। इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो। इवन कतर का मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, उसने इस्लामिक बैंक के डिवीजन ही बंद कर दिया। ओके। तो वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पे चीज़ निकल जाती है कि अलाउ है या नहीं है। बैंकिंग को हम बैंकिंग के तौर पे लेते हैं, अभी हम उस तरफ नहीं जाते कि इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक, मगर अभी हमें जो मॉडल देखना है, जो टैबी और तमारा का मॉडल है, वो हमने देखना है कि तो इस्लामिक है ये या क्या नॉन वॉलेट इस्लामिक। है, क्या है? ये BNPL है, अच्छा। ये वॉलेट की तरह ऑपरेट किया जाता है, आपने अकाउंट्स ओपन कराने होते हैं, लेकिन इसके लिए अकामे की शर्त ज़रूरी है, यानी रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। मैं एज अ टूरिस्ट नहीं ले सकता, हम्म। मेरे साथ कोई रेजिडेंट होगा तो उस पे जाके मैं अपना BNPL करवा सकता हूँ। तो उसमें क्या क्या फीचर्स, मतलब यार डायरेक्ट में? उसमें जो मैंने दुबई में ट्राई किया था, यहाँ तो सऊदीया में तो नहीं किया, तो उसमें सैमसंग के स्टोर पे मैं खड़ा हुआ था, सिटी सेंटर डेरा में। तो वहाँ पे टैबी था, तो उसने बोला यार सर अगर आपके पास यहाँ लोकल कोई क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का, तो मैं आपको पहली इंस्टॉलमेंट कार्ड पे चार्ज करूँगा। 1000 दिरहम का सैमसंग का बैग था, मैंने उसके पैसे पूछे थे, और कह रहे 3 बाकी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो मैंने कहा मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा, उसने बोला नहीं एक्स्ट्रा पैसे आपने कोई नहीं देने। तो अगर टैबी हमारा भी इसी तरह से काम कर रहा है सऊदी अरब में, तो इसका मतलब है उसमें फिर सूद तो आया ही नहीं। तो अब वो जीरो जो 3 मार्कअप। पैसे हैं वो फिर मेरा ख्याल है मर्चेंट से चार्ज करते हैं, सही है। कि मर्चेंट को ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बढ़ा के दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ कमीशन पे फिर वो चार्ज कर। मर्चेंट जो है वो मेरा ख्याल है, मैंने किसी से पूछा तो उसने 6.5% शायद ये चार्ज करते हैं मर्चेंट से। यानी अगर अच्छा। 1000 रुपये की सेल मर्चेंट कर रहा है, तो 6.5% जो है वो टैबी तमारा इससे ले रहे होते हैं। अब अलग अलग होगा, उस पर हम रिसर्च करके देख लेंगे कितना आ रहा है किस तरह आ रहा है। तो ये मार्केट जो है ना रिटेल की, ये बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने कैप्चर कर ली है। अब पाकिस्तान में हमारे पास ये बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान में नहीं है कोई? पाकिस्तान में गैप क्यों है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। पहला सवाल तो पता है मैं, क्या? यही कि लोग समझते नहीं है, नहीं, लोग बहुत अच्छी तरह से समझते और हैं। लोगों को पकड़ने जब का कोई आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं है। पैसा देना शुरू करेंगे ना, तो लोग समझते नहीं, हैं लोगों पैसा को आ रहा है। पकड़ने का मैकेनिज्म भी तो नहीं है। क्रेडिट स्कोरिंग, इसको कहते हैं क्रेडिट स्कोरिंग। वहां तो चले कुछ गड़बड़ करी तो वहाँ पकड़ देखो, लिया। वहाँ पे कानून सख्त है ना, कानून की उजारादारी है, कंट्रोल है, सिस्टम बने हुए हैं। आप कहाँ जाएंगे? आपने कुछ किया, वो कामे पे आपके स्टिक मार देगा और आपका काम हो गया। आपकी सही है, एक दफ़ा चोरी करके भाग गए, आप दोबारा एंट्री नहीं ले सकते, आप क्या करोगे? यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल्स का भी मसला है। दूसरा फिर हमारे कुछ एक्सेस का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आप पैसे लेने जाएंगे तो पिट के बाहर निकल के आते हैं। मैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में एक रहा हूँ, हाँ। मैंने पूरा ऑपरेशन उसके रन किया, IT को भी हेड किया है मैंने। तो मेरे पास जब लड़के आते थे, बोलते थे भैया हम इस इलाके में नहीं जाएंगे। मैं इलाकों के नाम नहीं ले सकता, मगर कुछ इलाकों में हमारे रिकवरी वाले लड़के नहीं जाते थे, बोलते थे सर इधर तो जाना ही नहीं। तो फिर जब इस तरह से माहौल पैदा किया जाता है ना, तो आप फिर श्रिंक हो जाते हैं साफ सुथरे इलाकों में काम करने के, जिसको बैंकिंग की कैटेगरी में ABC कैटेगराइज कर दिया जाता है। सही है। और फिर उसको रेड जोन कह देते हैं कि जहाँ आप काम नहीं कर सकते, या फिर आपने उसको लोन भी नहीं देना। अब वहाँ पे अच्छे लोग भी रहते हैं, जिस तरह बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत बड़ा काम होता है, कारोबार बहुत अच्छा चलता है, मगर क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे इलाके को पास करके जाना पड़ता है कि जहाँ हालात ख़राब होते हैं, इसलिए आप उस तरफ जा ही नहीं सकते। सही। मजबूर हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, वरना दिल तो नहीं मेरा नहीं, बड़ा लेने की बड़ा चाह जरूरत रहा है, नहीं है, लेने की जरूरत भी दिल तो नहीं है। बड़ा चाह रहा है मेरा नाम लेने का। यहाँ वरना वो लोग यहाँ आ जाएंगे।
हाँ, तो वहाँ पे कारोबार बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे बैंक की ब्रांच है वहाँ। तो वहाँ सिर्फ लोगों को शिकायत ये आती थी कि फैसल भाई उस तरफ जाके ना पैसे लाना मुश्किल है, हाँ, पैसे मिल जाएंगे, जाना मुश्किल है, हम लुट जाएंगे रास्ते में। तो ये लॉ मिल एंड जाएंगे ऑर्डर लेकिन जब तक पैसे। सही नहीं होगा लेकिन तब। अभी भी बैंक तो लोन वगैरह तो देता ही ना पाकिस्तान में, तो ये कितना इम्प्लीमेंट करने स्ट्रिक्ट, में कितना कितना टाइम। स्ट्रिक्ट है, हर किसी को तो हाँ। नहीं देता। पहली बात तो एक चीज समझो कि जो बैंक लोन देता है वो कोलेटराइज्ड लोन देता है, अनकोलेटराइज नहीं देता। कोलेटराइज और अनकोलेटराइज में क्या फर्क है? बगैर किसी आपकी जमानत के, ये कहलाता है अनकोलेटराइज्ड। आप आए, आप एक पान की दुकान चलाते हैं, मेरे पास आए, आपकी क्या बैंकिंग हिस्ट्री होगी? आधे से ज्यादा काम आप कैश पे करते हैं, हम्म। 90% काम आप कैश पे करते हैं। नहीं, वो बैंक, तो कैश को तो प्रेफर करते हैं ना, मना कर देते हैं कि नहीं है बैंक पे, वो पॉज भी नहीं है, कुछ भी अब कार्ड देखो भी नहीं ये पूरा चलता। तुम्हें इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया है, हाँ, इंडिया में सुना है जितने भी टूरिस्ट गए हैं वहाँ पर, और जितने भी लोग ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं वो बता देंगे भाई 90% से ज़्यादा जो है ना ये कैशलेस है। नहीं, इवन कि मैंने नारियल पानी भी लिया है तो वो भी मैंने जो है ना वो क्या होता है उनका, आपने बहुत अच्छी बात की। पेटीएम है वहाँ पे बहुत पेटीएम मशहूर, भारत पेटीएम यूज़ करते भारत हैं। पे है, अश्नीर ग्रोवर बहुत कैश लोग बहुत बहुत कम पॉपुलर लोग हुआ हुआ है लेते हैं। आजकल, हाँ। इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। देखो उन लोगों ने सही टाइम पे सही डिसीजंस लेके ना गवर्नमेंट की हालांकि सपोर्ट हमारे उन्हें बहुत जैसे ही हैं हासिल वो की। लोग भी, मतलब तकरीबन। फर्क है, फर्क पॉलिसीज का है, हम्म। फर्क स्टेबिलिटी का है। मैंने जब से होश संभाला है, तकरीबन 30-32 साल हो गए होश संभाले हुए, ज़्यादा ही हो गए, तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, माशी तौर पे हम मुस्तहकम नहीं है। हाँ, तो तो वही जब ना, हम ऑफ माशी कोर्स तौर पे मोबाइल ही मुस्तहकम लेके नहीं चले हो जाते रहे, हैं लोग, तो फिर क्या जब हम करेंगे। माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो पा रहे एज अ मैक्रो लेवल, तो माइक्रो लेवल पे इसका इम्पैक्ट यही आएगा कि लोग फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? हुकूमत गरीब है, लोग अमीर हैं। हम्म। अब जब हुकूमत गरीब है, हुकूमत जाके आईएमएफ से पैसे ले रही है, जगह जगह से पैसे ले रही है, तो हाउ कैन समवन ट्रस्ट दैट गवर्नमेंट? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक विफाक के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड जो भी पार्टी हुकूमत में हो। प्रॉब्लम क्या है? लोग ट्रस्ट नहीं करते। यार हम जब पैसा देंगे, अगर हम टैक्स देंगे, तो वो टैक्स सही जगह इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो क्या होता है इसका इम्पैक्ट? लोग पैसा छुपाते हैं। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि जैसे कि दुबई या दूसरी जगह हम जाते हैं, वहाँ पे कोई नया वेंडर या नया कोई वॉलेट आता है, कोई ऑफर निकालता है, तो फटाफट लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस उनको लगता है ये कि भाई अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा, मैं एक कंप्लेन करूंगा, ये मेरे पैसे तो बच जाएंगे। सिस्टम है ना। यहाँ पर अगर कोई नया बंदा आएगा, मैंने बोला कोई चीज़ मंगवा ली एटलीस्ट छोटी सी भी, अगर मैं कंप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे ही लगता है मेरे पीछे कोई है जो यार मेरे मैं पैसे वापस मैं दिलवाएगा। एक ब्रांड का नाम लेके बात करूंगा, फूड पांडा। अच्छा। ऑर्डर कैंसिल करा के दिखा दो। ऑर्डर कैंसिल होता है, बहुत अंदर जाके होता है, एक हो तो जाता छुपा है। के रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हाँ यार ऑर्डर आपने पास कर दिया, उसने जाहिर है क्योंकि वहाँ लोग पे फायदा भी उठाते हैं ना इन चीज़ का, यहाँ पर ये वहाँ मसला पे भी है। देखो दो चीज़ें होती है ना। अमेजोन पे आप काम करो, अमेजोन कस्टमर सेंट्रिक है, सप्लायर को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। हम एक काम कर रहे हैं कुछ अमेजोन से रिलेटेड, तो किया है मैंने पिछले दिनों, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो कंप्लीटली कस्टमर कस्टमर। सेंट्रिक है। सही है। कस्टमर का ट्रस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप पाकिस्तान पे आ जाओ, पाकिस्तान में ये जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, इनको लोगों का ट्रस्ट लेना ज़रूरी है। अभी पिछले दिन आपने सुना होगा बैंकों ने एक्स्ट्रा डिपॉजिट देने पे 5% का टैक्स लगा दिया, हाँ। पेनल्टी लगा दी। हाँ। ये आज तक जिंदगी में कभी सुना है मतलब कि मैं लोग पैसे बैंक में जमा पैसा करा दे रहे, दे रहा बैंक बोला नहीं चाहिए वापस दे जाओ? हूँ। उसकी कुछ वजूहात है। उसकी वजूहात क्या है? हाँ। हुकूमत ने सख्ती की कि आप फाइलर बने, और जब आप फाइलर बने तो आपने पैसा बैंक में रखना शुरू किया कि चलो कम अज कम मेरा वाइट मनी तो हो जाए। अब जब बैंक में पैसा रखना शुरू किया तो बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गया। अब जब बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गया तो एक चीज होती है एडीआर, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, जिसमें आपके पास जितना बैंक के पास पैसा होता है उसका स्टेट बैंक के हिसाब से एक सर्टेन परसेंटेज उसने मार्केट में लैंड करना है। अब लैंडिंग के लिए चाहिए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है नहीं, कितनी डिजिटल लैंडिंग होती है यहाँ। डिजिटल लैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रेडिट स्कोरिंग। हमारे पास क्रेडिट स्कोरिंग में बहुत अच्छे सिस्टम है। मैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में काम करता हूँ और ऐसे कॉन्टिनेंट्स में भी काम करता हूँ जो अब बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, जो पहले बहुत नीचे समझे जाते थे मगर अब बहुत तेजी से माशाल्लाह वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनके मुकाबले में हमारे फिर भी क्रेडिट स्कोरिंग के कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं। जैसे हमारे पास नादरा है, हमारे पास ECIB का पूरा इदारा है जिसमें हम सारे बैंक्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, मगर ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनका बैंक में खाता है। जिसका बैंक में खाता नहीं है, जैसे तुम्हारा अगर कोई ड्राइवर है या कोई भी चपरासी है, तुम्हारी बिल्डिंग का गार्ड है जिसकी 15,000 तनख्वाह है, वो बैंक में रख के करेगा क्या? अब दुनिया किस तरफ काम कर रही है? दुनिया कह रही है इसको एम्पावर करो। 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है ना,
इसके घर में बीवी भी होगी, इसमें बच्चा भी होगा, इसको किसी तरह से अनकोलेटरलाइज्ड लोन दो, जिसके लिए पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस आए। अब माइक्रो फाइनेंस का जो सूद है, बट सूदी है, क्योंकि यार इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम जनरल माइक्रो फाइनेंस की बात करें, वो तकरीबन 50% है। हाँ, जो कि जुल्म है एक तरह। अब जुल्म तो नहीं कहेंगे, मैं क्योंकि खुद माइक्रो फाइनेंस में रहा हूं तो मैंने ग्रोथ भी देखी है लोगों की। नहीं, इसका एक रूल भी है ना, लोन अगर आप कोई चीज रखवा के नहीं दे रहे तो फिर तो उसका इसका इंटरेस्ट रिस्क फैक्टर भी है, ज्यादा देते हैं ना। मगर उस रिस्क फैक्टर के लिए आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट स्कोरिंग। तो मेरी नज़र में इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में या फिनटेक में, या जो रेगुलेटर्स हैं हमारे, उन्हें काम करना चाहिए ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग पे। और उसका सबसे अच्छा जरिया क्या है? टेलकोस। लेकिन वो तो बाहर है ना, पूरा कैश पे काम करता है ना, क्रेडिट और स्कोरिंग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है ना, टेलकोस के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज सबसे ज़्यादा डेटा इनके पास है। सही ये है। तुम्हारी मूवमेंट भी ट्रैक कर रही है 4G की वजह से, तुम्हारे टावर्स कनेक्ट होते हैं, इन्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। बैंक में तुमने कुछ रखा हुआ ही नहीं है, मगर तुम्हारी जो दिन की ट्रैवलिंग है वो 50 किलोमीटर है, किस चीज़ पे कर रहे हो? नहीं हो सकता भाई, वो बंदा ड्राइवर हो, उसका सेठ घूम रहा हो इधर उधर। सही है, एक पैरामीटर मिला, तुमने सही। बहुत अच्छी बात की। अब उसमें नीचे जाना शुरू करो। या वो कोई डिफेंस के घर में काम करता हो। अब नीचे आ जाओ ना, तुमने पहला पैरामीटर चेक कर लिया कि हाँ। या तो ये ड्राइवर है या ये मालिक है, ये पैरामीटर सेट हो पता गया। नहीं, अभी नहीं चल रहा पता। अभी नहीं पता चल रहा। अब आ जाओ उसकी बाकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। क्या हर बैंक का एक स्पेशल कोड होता है जिससे एसएमएस आता है? अब वो सारे एसएमएस के कोड हम रीड करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए बनाने पड़ेगी रेगुलेटरी लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस। सारा काम कैश पे करता है, बैंक अकाउंट नहीं होगा। देखो, बड़ा काम करने वाला कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक अकाउंट रखता तो है। इसका मतलब वो छोटा आदमी ट्रैवल करेगा, ट्रैवल तो करेगा ना। अगर वो सारा काम भी कर रहा है, कैश पे कर रहा है, मगर ट्रैवल कर रहा है। अब हम दो ट्रैवल लोगों बस में चले जाएगा और क्या। हम 2 लोगों को तोड़ते हैं ना। हाँ, एक हो अभी गया, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 2 लोग तोड़ रहे हैं। एक हम वो तोड़ रहे हैं जो बहुत अमीर है, कारोबार करते हैं, अच्छा कारोबार करते हैं, मगर टैक्स नहीं देना चाहते, पैसा नहीं रखते बैंक में। एक सेक्टर ये हो गया। दूसरा वो हो गया जो छोटा सा अपना कोई काम करता है, परचून की दुकान चला रहा है या ड्राइवर है, इस तरह के जो लोग। और कोई भी बैंक से ताल्लुक नहीं है उसका। दोनों अमीर हैं, यानी 2 लोग हैं डिफरेंट कैटेगरी के, और दोनों ने बैंक में पैसा नहीं रखा हो। अब जो अमीर आदमी है उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? आपको सारे यूनिफाइड कम्युनिकेशंस बनानी पड़ेंगी। उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, बिल भरता है, बिजली का बिल भरता है। अच्छा, बिल्स में भी एक मसला है। बिल अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो बिल आपके मालिक के नाम पे। तो सबसे पहले तो इन्हें यह सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई अगर किराए पे घर ले रहे हो तो जिस तरह थाने में एक रिपोर्ट जमा करानी होती है, तो सिंपली एक ऐसा पोर्टल बना दो कि भाई मैंने इस बंदे को घर किराए पे दिया है, तो बिलिंग इसके नाम पे, इसकी नादरा की CNIC से अटैच कर दो, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो रहते ही नहीं है यहाँ पे। सही। अब जितना भी बेनिफिट है, अगर के इलेक्ट्रिक कोई बेनिफिट देना भी चाहे वो तो मालिक को देगी, लेकिन नुकसान भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, नुकसान भी उसको ही देगी, नुकसान भी उसको देगी। तो ये एक सब मार्किंग इनके पास होनी चाहिए कि ठीक है, घर तो नवेद का है, मगर फैसल जो है वो किराए पे रहता है, तो इस तारीख से इस तारीख पे ये किराए पे था, तो इसके नाम पे। अब जिस दिन फैसल ने घर खाली कर दिया, उस दिन नवेद उसी पोर्टल पे जाके बोल दे भाई अब एम्प्टी है, ताकि आपके पास टैक्स के अगर बेनिफिट्स देने हैं, आपने टैक्स के रिबेट्स देने हैं, कोई एडवांटेज देना है, तो वो एडवांटेज आप सही से पास कर सके लोगों को। यही स्विगी गैस वाले कर दें। सबसे ज्यादा डेटा टेलकोस के बाद किसके पास है? नादरा। नादरा तो रेगुलेटर है ना, कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में बात कर रहा हूँ। मैं के इलेक्ट्रिक, के ही, हाँ, ये स्विगी गैस, स्वी नॉर्दर्न गैस, जितने भी हैं ये। फिर आपकी ISPs, ट्रांसवर्ड, स्टॉर्म फाइबर, नया टेल, और भी बहुत सी हैं जो ऊपर काम करते हैं, ब्रेन टेक है, ब्रेन इंटरनेट वाले, टेलीकम्युनिकेशन। तो इनके पास सारा डेटा है। और तीसरे जो थर्ड लेयर में आती है वो है लॉजिस्टिक्स। जब आप COD करते हैं वो तो आपके घर का एड्रेस भी जानता है। हाँ, तो आपके पास ये सारे डेटा पॉइंट्स को जमा करके एक सेंटर पॉइंट पे लाना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे, जहाँ पे हमारे IT मिनिस्टर और ये सब लोग बैठे और डिसाइड करेंगे जितने भी हमारे ये सारे बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इनके डेटा पूल को एक सेंट्रल लोकेशन पे लाया जाए, जैसे नादरा बना था। मुझे याद है जब भी जो है ना, बाहर अगर कभी घर चेंज करता है कोई, तो उसको PO बॉक्स ट्रांसफर करवाना पड़ता है, आदाब हो जाता है उसके लिए। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वहाँ रहता हूँ। कहाँ की? UK की बात कर? हाँ, UK है या अमेरिका भी है। हाँ, कोई ना कोई तो पैरामीटर चाहिए ना। वो पैरामीटर पकड़ के रखते हैं वहाँ तो खैर अब बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो गई है। वहाँ तो आप जाके फिर एक पोर्टल से, मोबाइल ऐप से थ्रू करवा देते हैं। हाँ, लेकिन वो बताना जरूरी है, जैसे यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ पे देखो हो रहा है, यहाँ तो मेरा पिछले एड्रेस पे कार्ड आ रहा है, चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो, करने को हमारे पास प्रीरेक्विजिट्स पूरी हैं, हर चीज मौजूद है, मगर हर चीज साइलोस में काम कर रही है, अलग अलग कर रही
इनको कंबाइन करके कन्वर्ज करके एक गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जहां डेटा गवर्नेंस बनाई जाए और पूरा डेटा यूनिट बनाया जाए, जहां सारे डेटा को कन्वर्ज किया जाए। अब ये शोर मचाते हैं यार एफबीआर में हम ये कर देंगे, हम उनके नॉन फाइलर की ये बंद कर देंगे। अरे भाई क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? सीएनआईसी पकड़ो, उसकी ट्रैकिंग देखो, कितने ट्रैवल कर रहा है, उसकी सारी ट्रैवलिंग को सिंक्रोनाइज करो। अब मैं मजे की तुम्हें एक और बात बताऊं। नहीं मतलब अजीब है, टैक्स लग रहे हैं, बैंक में लग भी रहे हैं और हम अलग से भी बता रहे हैं, अजीब ही है। फाइल भी हमें करना पड़ रहा है। हाँ, भाई मेरा तो कहना ये है, आप सैलरी पे से टैक्स हटा दीजिए, आप चीजों पे सारे लगा। इनडायरेक्ट टैक्स मार दें, हम्म, क्योंकि जो सैलरी पे छुपाता है, पैसा छुपाता है, वो तो अब बाद में भी छुपाएगा। मगर अगर वो एक सौदा लेने जा रहा है, आटा, चीनी, चावल, दाल, आप इस पे टैक्स मारें, वो तो मारे हैं, उसको बढ़ा दें, उसके रेट्स पे वहां से बैलेंस निकाल करें। के आना अब दो। हो क्या रहा है, आप तनख्वाहदार आदमी है, आप एक्स बजट अमाउंट की तनख्वाह लेते हैं, उस पर आपका एक टैक्स अलग कटता है, सिर्फ तनख्वाह वालों का। जिसकी जमीनें जायदादें हैं उसका मुझे नहीं पता क्या हिसाब चलता है, जिसके बड़े बड़े कॉर्पोरेट चल रहे हैं मुझे नहीं पता उसके। ये तो बंदे रखता है ना, वो तो काम, इसी काम के लिए क्या करना है। अब देखो उनके लिए फिर कुछ लूपहोल्स इस तरह के सिस्टम में मौजूद है ना, जिनका फायदा उठाया जाता है, तो वो हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही लूपहोल्स है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लूपहोल्स हमें मिलेंगे। कुछ मुल्कों में, अब सबसे बड़ा लूपहोल मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं गया कन्वर्ट करवाने डॉलर्स, जाहिर है जब आप जाते हैं तो करेंसी चेंज करवानी होती है, तो उसने मुझसे कहा करेंसी एक्सचेंज वाले ने कि आप कैश पे $1900 ले सकते हैं एक पासपोर्ट पे। मैंने कहा वैसे? कह रहा बाकी अगर आप मुझे ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट से तो मैं आपको $5000 तक दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 1900 में मेरा काम बन रहा था, मैंने 1900 ले लिया। अब अगला वाला जब मैं गया तो एक बंदा जो पिछले एक्सचेंज पे मेरे साथ खड़ा था, उसके पास हो गए डॉलर शॉर्ट, मैं फिर दूसरे वाले एक्सचेंज पे चला गया। अच्छा मेरे जहन में क्या है कि मैं कहीं से भी लूँ 1900 ही ले सकता हूँ। वो दूसरा लड़का पीछे आया, मैं बोला तभी तो तुमने पीछे से $900 दिए। तो कह रहा है ये हर जगह से लेता है, ये हर महीने आता है, हर जगह से $900 लेता है। हर एक्सचेंज में से। हाँ, क्योंकि एक्सचेंज का सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं है। हाँ। जिस दिन हो गया उस दिन गड़ेगा, उस दिन फंसेगा ये जाके। मैं तो सोचे बैठा हूँ कि यार मैं समझ रहा हूँ शायद ये सिंक्रोनाइज हुआ है, इतने बायोमेट्रिक लगवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं, कोई दोबारा शनाख्ती कार्ड बनाने बैठा हुआ हूँ कि बायोमेट्रिक लगाइए, यहाँ साइन करें, वहां कैमरे साइन में करें, देखें। और पीछे सिंक ही नहीं किया हुआ है। और आपने एक बंदे को इजाजत दी हुई है एक महीने में $900 लेने की। नहीं वो बाद में पकड़ने हैं, नहीं वो पकड़ते हैं, नहीं मैनुअल है, पकड़ते, अब सिंक्रोनाइज ही नहीं है सिस्टम, सिंक कैसे नहीं है ना, पकड़ेंगे? वो देखते हैं फिर एक कोई मिलता है तो पकड़ लेते हैं। ये फिर इसको सिंक्रोनाइज करके जान छुड़ा लेना यार। नहीं ना, वो हम क्यों करें, आप करो। वो फिर गैप है, उस पर देखना पड़ेगा वो गैप कैसे फिल होगा। अरे फैसल भाई ये तो चलता रहेगा, सब चीजें हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है। हाँ। मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, पाकिस्तान में जितने काम करने की अपॉर्चुनिटी है ना, देखो एक कहलाती है ग्रीन फील्ड, एक कहलाती है हाँ, रेड फील्ड। बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में ये आइडिया होंगे, क्यों नहीं करा उन्होंने, कोई वजह ही होगी ना इसकी। देखो मैंने खुद, मेरे भाई ने 2009 में अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई थी। 2009 से लेके आज तक वो एग्जिस्ट करती है, वो चलाता है, कभी चलाता है कभी हल्का कर देता है, वो डिफरेंट कामों में भी लगा रहता है। मगर मैंने जो ग्रोथ और डिक्लाइन उस कंपनी का देखा, ग्रोथ इसलिए आई कि कम रेट में काम हो रहा था। नई कंपनी आप बनाते हैं, आप डिस्काउंट पे काम करते हैं। जब क्वालिटी लाना शुरू की उसने, अपने काम में निखार आया, साल 2 साल बाद जब उसने अपने रेट बढ़ाया, उसके क्लाइंट जाना शुरू हो गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, यहाँ हर कोई मुफ्त में काम कराना चाहता है। और सबसे बड़ी बुराई इसके, इस काम में भी चलो ठीक है यार आप करा लो, 4 आने दे देना, 8 आने दे देना, कुछ तो दे दो, वो देने भी 120 दिन बाद है, रुला के देने। तो सबसे बुरा क्या लगता है, इज्जत नफ्स को मजरू करके जाना पड़ता है, अपना पैसा भिखारियों की तरह मांगो, भाई पैसे दे दो यार। अब वो सामने वाला आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे पता नहीं एहसान किया है उसने आप पे, आपको काम दे दिया, ये क्या कर दिया, अभी नहीं है कल आना, फिर वो मिलेगा नहीं, कोई फोन मजबूरी नहीं उठाएगा। बनाओ कि भाई मजबूरी है फिर। हाँ, अब उससे होता है क्या है, कैश फ्लो आउट होता है कारोबारी आदमी का। जो कारोबार करता है, देखता हूँ मैं लोगों को, कंसल्टेंसी भी दे रहा होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ, हमारे भी कभी पैसे अप डाउन हो जाते हैं। मगर क्या है, जब कस्टमर पैसे नहीं देगा सामने से, तो उसके लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको चलाना कैसे आसान होगा। और फिर अगर 120 दिन बाद पेमेंट आ रही है तो 4 महीने का राशन कारोबार शुरू करने से पहले तो रखना है फिर, कि पहला क्लाइंट आएगा, उसका काम होगा, उसकी इनवॉइस जाएगी, तब 120 दिन बाद पैसे आएंगे, तब तक वो कहाँ से लोगों को मैनेज करेगा। वो जो इतना स्टाफ उसने रखा हुआ। अब अगर एक सोशल मीडिया कंपनी की मैं बात करूं, उसको एक CRM चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जो मुस्तकिल बात करेगा क्लाइंट से कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए क्या है। एक उसको स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए
एक उसको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, एक उसको एड ऑप्टिमाइज़र चाहिए, जो एड्स लगा के उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करे। तो ये 4 तो मिनिमम बंदे हैं। और वो खुद भी है, वो तो खुद तो मालिक है ना, चलो, जो तो प्रॉफ़िट अपना होगा भी तो उसमें कुछ से खाएगा। निकालेगा ना। खुद भी अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। अब उस 4 की और फिर एवरेज वो तनख्वाह 1.25 लाख लगा लो। सब लोगों को मैं बिठाना एक जगह पे, और तो 4 बंदों की तनख्वाह 6 लाख रुपए बन गई, 1.25 लाख के साथ 5 लाख बन गई। अब ये 5 लाख उसको देने ही देने हैं, ये तो उसकी फिक्स कॉस्ट है। और एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, उसको 15,000 ऊपर मिलेंगे, वो भाग जाएगा। आपने सैलरी डिले की, वो इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देगा। तो ये पूरा साइकिल बर्बाद हुआ हुआ है। यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी है, जितना काम यहाँ हो सकता है, और आज भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से सस्ता है। सही। जिन मुल्कों को हम समझते हैं ना कि सस्ते हैं, वहां जाएंगे और हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। नहीं, कौन सा समझता है, मैं तो नहीं समझता। यार एक टाइम पे सऊदी समझा जाता था अच्छा। कि सऊदी बहुत सस्ता है। मैं खुद रहा हूँ 10 साल तक, 1 रियाल में मैंने नहीं, पेप्सी मेरे पी। ख्याल से तो अब जो लोग मूव करते हैं ना, वो इस वजह से नहीं कर रहे, वो बस यहाँ के जो मसले हैं ना सिक्योरिटी के, और सुकून नहीं है ज़िंदगी में, वो शायद वो ढूंढने जा रहे हैं। यार देखो, सुकून तो आपको वहां भी नहीं है। वहां पे आप हमेशा सेकंड डिग्री सिटीजन बन के रहते हैं, आपको चलो एक डर ठीक है, रहता है। लेकिन मैं कम से कम इस सुकून में तो हूँ ना कि मेरी फैमिली सेफ है, कोई मुझे मार नहीं कैसे? देगा। कैसे? है ना, जैसे दुबई। अमेरिका में देखो अभी क्या किया उन्होंने, वो गाड़ी चढ़ा दी, 12 बंदा मर गया टेक्सास में। उधर देखो कनाडा में एक फैमिली पे उसने बस चढ़ा दी। तो ये कहीं भी सुकून नहीं है। आपको सिर्फ दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये ये आपके साथ कहीं भी हो सकता है। हादसाती तौर पे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में शूटिंग्स नहीं होती क्या? तो लेकिन वहाँ कोई लॉ तो है ना। लॉ है, कितनों को सजा मिली? हर बार धड़का लगा तो रहेगा, मतलब कभी ये कभी हम भी क्या कोई गन गलत लेके, समझ रहे हैं? कोई बीबी कोई गन लेके नहीं, स्कूल में घुस ज्यादातर जाएगा। लोग जो पाकिस्तान से असल बाहर में जो जा लोग रहे हैं वो पाकिस्तान किस वजह जा से जा रहे रहे हैं? हैं, वो जा रहे हैं अच्छी जिंदगी के लिए। अच्छी जिंदगी किसको कहा जाता है? ये सबके लिए हर एक अलग के अलग लिए है। मैटर है। अलग अलग है। किसी के लिए अच्छी जिंदगी ये है कि यार मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हो, मुझे फिक्र नहीं है, कोई अगवा करके लेके जाएगा, कोई गाड़ी वाला मार देगा, बच्चे खेल रहे हैं, कोई गन शॉट्स नहीं है। ये किसी के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी है। किसी के लिए ये अच्छी ज़िंदगी है कि यार मैं एक बहुत अच्छे वेल ऑफ इलाके में रहूँ, मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हम्म। जगह नौकरी करूँ, अंग्रेज़ी बोलूँ। किसी के लिए ये अच्छी ज़िंदगी है। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सही कर देना ही, तो हम दुबई को पीछे छोड़ सकते हैं, हम सऊदी को पीछे छोड़ सकते हैं। कराची में इतना पोटेंशियल है। मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है। इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम जहनी मरीज हो गए हैं यहाँ पे। तो लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का वेट करें, या इंडिविजुअल अभी कुछ कर सकता है अपने लिए? देखो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जैसे मैं तो हूँ, मैं नहीं चाहता भाई पाकिस्तान छोड़ना। मैं भी नहीं मैं कुछ चाहता। ना कुछ सोल्यूशन निकालता रहता हूँ उसके लिए। 2004 में मेरे तो पास क्या करें फिर? अपॉर्चुनिटी थी, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं उस वक्त शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। मैं एक बहुत अच्छी इदारे में जॉब कर रहा था, कैपिटल मार्केट्स में मैं था। कैपिटल मार्केट्स कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को। तनख्वाह मेरी मेरे साथ वालों से 3 गुना ज़्यादा थी। सही है। मैंने कहा माशाल्लाह इतने अच्छे हालात में कौन जाए। अच्छा, उस वक्त जो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे ना कि बेटा पाकिस्तान में 5 साल अच्छे 5 साल बुरे मिलते हैं, अभी ये अच्छे वाले मिले हुए हैं, अभी जो बन रहा है बना के निकल जाओ, वरना 10-20 साल बाद रो रहे होगे। वो सही है, मेरे बाद शुरू हुए, मगर आज वो माशाल्लाह मुझसे बेहतर है। तो फिर अभी आप क्या रो रहे हैं इस बात पे? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता। देखो रिस्क हर जगह का अपना लिखा हुआ है, जिस इंसान का जहाँ है वो खुद ब खुद ढूंढ के आपको मिलेगा, मेरा मानना ये है। लेकिन अब बात हम कर रहे थे कि अच्छी ज़िंदगी क्या है। अच्छी ज़िंदगी हर एक के लिए अलग अलग है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे वेल ऑफ डॉक्टर हैं, पाकिस्तान से बाहर गए, 10 साल बाद 15 साल बाद वापस आ गए। मैंने वजह पूछी, मैंने क्यों आ गए भाई? कह रहे भाई हम बच्चों को ब्रॉटअप नहीं कर सकते। अब उनके लिए दूसरे मसले खड़े हो गए। मेरा अपना एक दोस्त है जिसने बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करता है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका। वो सेंट्रल लंदन छोड़ के अभी किसी सबब में मूव हुआ है। कह रहे कि सर सेंट्रल लंदन में मैं अफोर्ड तो सब कुछ कर रहा हूँ, मगर मेरे बच्चे मेरे आपे से बाहर हो रहे हैं, वो काबू में ही नहीं आ रहा है। वो डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं। वो आके बोलते हैं कि यार आई एम जस्ट अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ मेल, आई एम नॉट अ फीमेल, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो वो जब इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं तो मसले हर जगह है। सबसे अच्छा जो इस्लाम, दीन, तहजीब, तमीज़ थोड़ी बहुत नज़र आती है, शर्म हया, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आपको पाकिस्तान में मिलेगी, आपको सऊदी अरब में मिलेगी, आपको मस्कत में मिलेगी, ओमान जिसको हम कहते हैं। जॉर्डन में कभी गया नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता। दुबई में क्या है, दुबई ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन बना दिया है। उसने बोला ठीक है, कहते वो अपने आप को डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्री है, बट वो ये कहते हैं कि कानून के दायरे में रह के सब करो, तो पाबंदी वो नहीं लगाते। तो दुबई को मैं नहीं समझता कि वो आपके बच्चों के ब्रॉटअप के लिए अब इतना आसान रहा है। वहाँ भी आपको कंट्रोल में चीज़ों को रखना पड़ेगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलती है
इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो बंदा कैश 25 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसकी ज़िंदगी अमेरिका के 10,000 डॉलर कमाने वाले से ज़्यादा बेहतर है। सही। तो अपने मुल्क में रहना चाहिए। सिर्फ हम में बुराई क्या है, एज अ नेशन मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की, किसी एक ज़ात की या किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा। हम मुत्तहिद नहीं है। जज्बाती भी था। जज्बाती देखो अफगानी भी है, मगर अफगानी मुत्तहिद है। उनसे ज़्यादा जज्बाती तो कोई नहीं है ना, मगर मुत्तहिद है। वो एक कौम है। हम जब भी बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून। हमने कभी पाकिस्तानी की बात की? हम बोलते महाजिर है, सो व्हाट, पाकिस्तानी है। तो जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम सब एक फोरम पे खड़े हो जाएंगे और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। देखो, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ हमें अब सही करना है, उसके बाद आवाम साथ देगी। तो ये क्यों गवर्नमेंट की तरफ से सोचेंगे? इंटेंशन नहीं लगेगी। हमें जब तक ये लगता रहेगा आवाम को कि गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती है, अपना मुनाफा अपना फायदा देखती है, आवाम के लिए नहीं सोचती, आवाम कभी एक पेज पे नहीं आ सकती। सही। अल्लाह ना करे इनकलाब की सूरत में फिर आवाम एक होती है, जिसमें फिर बहुत बुरे हालात होते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चलें भाई, इसको एंड करते हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया हमने, बहुत शुक्रिया लेकिन नवेद आपका काफ़ी बुलाने का। चीज़ें अलग अलग जो है ना वो चीज़ें हमें मिल हमने गई। तो अभी जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस की हैं। ये तो हर एक अपनी ज़ात में खुद एक टॉपिक है जिस पे हम बैठ सकते हैं, और जब आगे आपकी चीज़ें चलेंगी तो इंशाल्लाह मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी आपको ला के दूंगा जो इन टॉपिक्स पे बड़ा खुल के और बहुत ज़्यादा डिटेल में तजिया आपको दे सकते हैं। मैंने तो एक ओवरव्यू दिया है, जो थोड़ा बहुत तजर्बा हमने 25-26 साल की नौकरी में हासिल किया उससे आपको दिया है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने इतना सब कुछ सिखाया। हाँ, चले भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले शुक्रिया बहुत बहुत एपिसोड आपका में। बुलाने का। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।